Hello everyone, this is Zamir Sheikh, Faculty of Chemistry from Shri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, अकोला। आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे रिसेंटली जो पेपर हुआ है बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3 और केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन और किस तरह से एमसीक्यूज़ पूछे गए थे उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक आप बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए, तो सबसे पहले इसमें आपको 3 पोर्शंस थे, यानी कि केमिस्ट्री का जो पेपर होता है इसमें 3 आपको अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, जिसमें से 3 मेजर टॉपिक जो है वो है आपके मेजर सब्जेक्ट बोलेंगे अपन उसको, एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो पहले कुछ क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के रहेंगे, दूसरे ऑर्गेनिक के, फिर उसके बाद आपका रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आपके हैं वो है सेमेस्टर 3 सिलेबस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू व्हाट SGBU सिलेबस। ठीक है, तो जहाँ पे आप शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल है, VSEPR थ्योरी है, देन उसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, आपको कार्बोनिक कंपाउंड केमिस्ट्री है। ठीक है, फिनॉल्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस रहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। अकॉर्डिंग टू व्हाट, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू व्हाट एमओ थ्योरी, इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 देन, अभी अगर कोई मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर पता है आपको? बॉन्ड ऑर्डर यानी कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको कि अगर कोई स्पीसीज़ में सपोज आई हैव दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो ए और ए के बीच में कितने बॉन्ड दिखते हैं? 1, तो यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। इफ़ अगर इसके बीच में डबल बॉन्ड हम करते हैं तो ये कितना हो गया? आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। ठीक है, सो अगर किसी में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ पे इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है कितना? 3। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं। तो जनरली क्या है कि इसके बहुत से सिंपल रूल है निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या होता है? इफ़ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 सो देन दे आर सिंगल स्पीसीज, दे कैन नॉट बी बॉन्डेड, यानी कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपकी स्पीसीज इस तरह से रहेंगे। ठीक है, सो दे डोंट हैव व्हाट? होल्डिंग कैपेसिटी, दे डोंट हैव द होल्डिंग पावर। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू व्हाट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, सिंगल बॉन्ड के लिए कितनी बॉन्ड ऑर्डर चाहिए? 1, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3, डबल बॉन्ड के लिए 2, यानी कि आपका ये भी ऑप्शन गलत रहा, ये भी ऑप्शन गलत रहा, ये भी ऑप्शन गलत रहा। फिर हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा? फिर योर करेक्ट आंसर इज व्हाट? दिस वन, यानी कि देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि नोबल गैस फैमिली, हमको पता है इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? नोबल गैस फैमिली, जैसे हेलियम है, ठीक है, उसके बाद आपका नियॉन है। ये लोग ऐसे हैं जो मोनो एटॉमिक होते हैं, जो कभी बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, आपका क्वेश्चन नंबर 2। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कौन बताया है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिनस पॉलिंग। अकॉर्डिंग टू लिनस पॉलिंग ये होता है कि जो मेटल आपका होता है वो उसके पास होते हैं वैकेंट ऑर्बिटल्स, और जो लिगैंड होता है यानी कि जो डोनर होता है उसके पास होते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा आपका ऐसे। तो एक देने वाला है और एक एक्सेप्ट कर रहा है, सो दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और इसको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम क्या क्या निकाल सकते हैं? उस मॉलिक्यूल का नेचर बता सकते कि वेदर योर मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। सो फर्स्ट मैं आपको बता दूंगा कि VBT की क्या एप्लीकेशन है। VBT को सबसे पहले हम निकाल सकते हैं VBT से हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं आप। हाइब्रिडाइजेशन जैसे पता चलता है हमको, सो वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर, यानी कि ज्योमेट्री भी आप निकालोगे इसकी। उसके बाद हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिज्म निकाल सकते हैं। मैग्नेटिज्म निकालने का क्या फॉर्मूला है? मैग्नेटिज्म
मैग्नेटिज्म को लिखते हैं म्यू से, डिनोट करते हैं म्यू से, और जिसका फार्मूला होता है √n/n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये n क्या चीज़ होता है, n होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उस हिसाब से हम जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये तीन चीज़ें जो है आसानी से निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री, एंड देन व्हाट द मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। दिस वन, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, तो ये क्या नहीं बता सकता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, सो पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग ऑड इलेक्ट्रॉन। तो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से पैरामैग्नेटिक नेचर जो है, देखिए जो मॉलिक्यूल्स आपके डायटोमिक होते हैं पर्टिकुलरली, उनके लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए जनरली कहाँ पे आता है आपका, मेटल और लिगैंड की कंसेप्ट मैंने आपको बताया। तो ना ही ऑक्सीजन में आपका कोई मेटल है, ना ही इसमें कोई आपका मेटल यूज़ किया है। ठीक है, और ना ही ये वाला है। तो इसका मतलब जो तीनों ऑप्शन दिए हैं ये सब के सब क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग। हाँ, पैरामेग्नेटिज्म बताता है, स्ट्रक्चर बताता है, सब कुछ बताता है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे पूछा है ऑक्सीजन का। हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, और ये तीनों चीज़ों के लिए जो है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज़फुल नहीं होती। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपका ये वाला। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं एक आपको शॉर्ट में एक टेबल बताऊंगा कि जिसके हिसाब से हम बॉन्ड ऑर्डर 20 इलेक्ट्रॉन तक के निकाल सकते हैं। ठीक है, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं, कौन से वाले हैं, दोज आर डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम 20 इलेक्ट्रॉन तक आराम से जो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। चलिए तो क्या करना है, पहले डायटम देखो। पहले जैसे एग्जांपल H2 है, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लुक एट दिस वन, H एंड H, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने मिलके क्या बनाया, बॉन्ड बना दिया। तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करते आने चाहिए पहले, फिर उसके बाद हम उसका बॉन्ड निकालें। चलिए तो यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लिखिए बॉन्ड ऑर्डर। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1, किसी में 1 भी हो सकता है, डायटोमिक की बात कर रहा हूँ। 2 3 4 5 6 7 और 8 तक के आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। सिंपल सा टेबल है हमारा। अब उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, देखिए जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे H2 प्लस है तो H2 प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखो आप 0.5, इसके बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा 1, देन 0.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर दिस वन, सॉरी ये इसके लिए 4 के लिए 0 रहेगा, इसके लिए भी 0 रहेगा। यानी कि इसको याद रखने का तरीका कैसा है, दिस इज़ व्हाट, हाफ 1 हाफ 0 हाफ 1 हाफ 0। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जांपल देखो, कोई भी एग्जांपल आप अप्लाई कीजिए। डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लो, अगर उसमें ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो आपकी बॉन्ड ऑर्डर इतनी रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके 8 के बाद वाले। ठीक है, सो अगेन राइट डाउन द टेबल पर्टिकुलरली हियर। सो दिस व्हाट 8 इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे फिर आपके, शुरू करते हैं 8 से, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, मैं अभी 14 तक पहुँच गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, सो राइट डाउन द बॉन्ड ऑर्डर। तो जैसे हम 8 इलेक्ट्रॉन के बाद बढ़ते तो वी हैव टू जस्ट ऐड 0.5। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 0.5, इसका कितना हो जाएगा 1, सॉरी 8 के लिए कितना था आपका, 0 था ना, 0.0। तो यहाँ पे आपको 0.5 की एडिशन करनी है, 0.5 1, दिस इज़ 1.5, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2.5 एंड दिस इज़ 3.0। इसका मतलब जो 14 इलेक्ट्रॉन वाला है उसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होती है, कितनी, 3। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे वाला टेबल लेते हैं, क्योंकि ये 20 इलेक्ट्रॉन तक आप आसानी से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। चलिए आप कहाँ से शुरू करेंगे, फिर से 14 से शुरू कीजिए ताकि वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका आसान हो जाएगा। 14 15 16 17 18
ये 19 और ये 20, ठीक है। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आपकी क्या रहेगी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कितने के एडिशन किए, 0.5 हमने बढ़ाया। अब हम इस केस में 0.5 को डिक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। चलिए 14 के लिए कितना था, 14 के लिए 3.0। अब आपको 0.5 कम करते जाना है। सो 2.5 देन 2.0 देन 1.5 देन 1.0 देन ये हो गया 0.5 और ये हो गया 0.0। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि वो आपको उस हिसाब से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। अब हमको जो क्वेश्चन पूछा, ये टेबल बताने का क्या ज़रूरी है, ठीक है। ये टेबल बताने का इसलिए बताया हमने कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पूछा है व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऑप्शन है आपके 2, 3, 1 और 0। अब हम क्या करते हैं, O2 मॉलिक्यूल को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो O2 मॉलिक्यूल कैसे होता है, O2। तो इस O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। और दूसरे ऑक्सीजन का कितना हो गया, 1s2 2s2 एंड 2p4। तो इसका मतलब हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन, अगर हम 1s को छोड़ देते हैं या अगर काउंट करते, किसी ने सबको काउंट कर लिया, तो 2 4 और 4 8 और इसमें 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 2 रहेगा। यानी कि आपका ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इसके बीच में कितने बॉन्ड रहेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा। सो बेसिकली योर स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। और हमने रिमेनिंग अगर निकाला तो आपको लोन पेयर मिलेंगे, यहाँ पे कितने, 2 लोन पेयर आपको मिलेंगे, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं, बराबर 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाते हैं, 8 उसके पास 8 किसके पास, ठीक है। तो द आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन विल बी, क्या आएगा आपका, व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपका, ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो पूरा एप्लीकेशन है वो बस इस टेबल में लगा हुआ है। सो ये सब चीज़ें क्या कहाँ से आती है, ये सब आती है यहाँ से आपकी। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम MOT यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायटोमिक के लिए भी जा सकते हैं, पॉलीएटॉमिक के लिए भी जा सकते हैं, बट ये मैंने आपको जो टेबल बताया वो डायटोमिक के लिए था। चलिए व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO। अब चलिए फिर से आते हैं NO पे। NO में काउंट करो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट एक्चुअल अब स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे NO का तो NO प्लस होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज नहीं दिया है आपको, तो दिस इज़ व्हाट NO प्लस, जनरली मेंशन व्हाट द NO प्लस। अगर आप सिंपल NO लेते हैं, न्यूट्रल NO जो आपको पूछा गया है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 7 और ये 8, कितने होने चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉन, 15। इफ़ ये इलेक्ट्रॉन्स आर 15, इसका मतलब आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, लुक एट दिस वन। 15 के लिए कितना दिया हुआ है, नाउ फॉर 15 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 15, देन बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। तो आपका NO के लिए कितना आ गया आंसर फिर आपका, फॉर NO द बॉन्ड ऑर्डर विल बी व्हाट, 2.5, ठीक है। अगर आपको NO प्लस पूछा जाता था, इफ़, है ना, देखो कैसे क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं आप इसको। अगर आपको NO प्लस पूछा जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे कैसे है आपको। देखो एक चार्ज आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपको करना पड़ेगा कम। देखो N के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, O के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो रहे हैं आपके पास, 15। बट वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करना पड़ेगा। और जब आप इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करते हैं तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। और 14 की बॉन्ड ऑर्डर हमेशा होती है कितनी, 3। तो देखो कैसे डिफरेंस आपका यहाँ पे आ गया और आंसर आपका कैसे निकल गया, ठीक है। तो हमेशा इस कंसेप्ट को याद रखिएगा ताकि ये बहुत आप आगे भी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे आपके पहले 4 क्वेश्चन। सो जो आपके आए थे MOT, और MOT के हिसाब से पहले जो आपका जो चैप्टर है आपका, उस हिसाब से हमने 4 क्वेश्चंस आपको बताए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हाईलाइट करता हूँ मैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बोलना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच अंडरगो लीनियर कॉम्बिनेशन मस्ट हैव। देखो अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमको 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शंस करना है, ठीक है। मॉलिक्यूल कब बनता है हमारा, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तब जाके हमको जो है वो मॉलिक्यूल मिलेगा, वो रहेगा इस तरह से। अब उसको आप क्या बोलोगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलोगे, ठीक है। कैसे भी निकाल लीजिए, यानी कि द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसे हो जाएगा। और ये जो प्रिंसिपल है इसका नाम क्या है, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होता है, जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है, देखो HI का,
और H एक एग्जाम्पल है HF का। तो HF बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है देन HI, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है देन व्हाट HI। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट एक में आयोडीन है और एक में कौन है, फ्लोरीन है। देखो फ्लोरीन की साइज़ बहुत छोटी होती है बट आयोडीन की साइज़ बहुत बड़ी होती है। अब मुझे बताइए हाइड्रोजन जो है ये पहले से ही छोटा है आपका, सो छोटे वाला आराम से छोटे के साथ बॉन्ड बना सकता है, यानी कि H कैन ईजिली मेक अ बॉन्ड विथ F, बट दिस विल बी नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि I की साइज़ बड़ी है। तो इन जनरली ऐसे होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को कंसिडर करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हम मिक्स कर रहे हैं उन दोनों का क्या क्या होना चाहिए, उन दोनों की सिमेट्री, उनके शेप साइज जो है वो सिमेट्री, उसके बाद उसकी एनर्जी, ठीक है, और उसके बाद उसका आता है क्या, हाँ ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आयोडीन आपका आता है 2 किसमें, 5p में, आयोडीन 5p में आ जाएगा। फ्लोरीन जाता है किसमें, 2p में, ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन जाता है 1s में। अब यहाँ पे साइज़ का अगर इशू देखते हैं हम तो 5p वाला बहुत डिफ़िकल्ट है बॉन्ड बनाना 1s के साथ, बट 2p बना सकता है क्योंकि ये नियरेबल है, क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी बहुत इसकी मैचेबल हो सकती है, कंपेरेबल बोलेंगे इसको अपन। इसीलिए छोटे वाला हमेशा छोटे के साथ बॉन्ड बनाएगा, बड़े वाला बड़े के साथ बनाएगा। इसीलिए डायटॉमिक अगर आपको मिलाना है ना, तो अगर आपको दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपको मिलाने हैं बाय यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन अप्रोच, तो वहाँ पे दोनों की सिमेट्री और एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अपन ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको आसानी से डिसाइड करेंगे। डिफरेंट सिमेट्री एंड डिफरेंट एनर्जी, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। HI का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। डिफरेंट सिमेट्री एंड सेम एनर्जी, ये भी देखो डिफरेंट आ गया, ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। सेम सिमेट्री एंड डिफरेंट एनर्जी, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वी शुड हैव द सेम सिमेट्री एंड सेम एनर्जी। So this is the correct option from the question number 5. Okay, this is called as a linear combinations of atomic orbital. चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है फ्रॉम VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू दिस VSEPR थ्योरी, ठीक है, बाय नाइलोम एंड जिलेस्पी। किसने एक्सप्लेन की थी थ्योरी को, इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है नाइलोम एंड जिलेस्पी ने। अब इस थ्योरी में क्या पूछा गया आपको, CH4 मॉलिक्यूल पूछा गया। और CH4 मॉलिक्यूल कैसे होता है, CH4 मॉलिक्यूल होता है टेट्राहाइड्रल। और टेट्राहाइड्रल कैसे लिखते हैं, अगर आपको टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल देखना है एक्चुअली कि टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल होते कैसे, तो आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल, लुक एट दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि टेट्राहाइड्रल किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाला, और बीच में आपका ये कार्बन है, ये सब के साथ ऐसे कनेक्टेड है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल। और टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल है वो होता है कितना, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ठीक है, एवरीबडी नो दैट। तो कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं यहाँ पे। तो CH4 मॉलिक्यूल जो है आपका ना ही स्क्वायर प्लेन में आता है, ना ही ये लीनियर में जाता है, ना ही ये ट्रायगोनल प्लेन में जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या रहेगा आपका, इट इज़ बिलोंग टू टेट्राहेड्रल। अब इसको टेट्रा क्यों बोलते हैं, टेट्रा मीन्स 4 एंड हेड्रा मीन्स फेसेस। तो यानी कि इस पे ऐसे 4 फेसेस रहेंगे। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि देयर आर 4 फेसेस आर देयर। देखो ये पहला फेस है, इधर से ये, इधर से दूसरा फेस रहेगा, उस साइड से तीसरा फेस रहेगा यहाँ पे, और इस साइड से चौथा रहेगा, यानी कि देयर आर 4 फेसेस। और इसीलिए इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है, या ऐसे वाले ज्योमेट्री को बोलते हैं अपन टेट्राहेड्रल, ठीक है। सो टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4 फेसेस। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा फिर आपका, C, 109 डिग्री 28 मिनट एंड ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शो पिरामिडल ज्योमेट्री। अभी पिरामिडल ज्योमेट्री का क्या कंसेप्ट होता है, कैसे होता है, पिरामिडल ज्योमेट्री ऑल्सो बिलोंग टू द सेम हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3। तो पिरामिडल ज्योमेट्री sp3 में आता है, बराबर है, क्योंकि पिरामिडल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वी विल सी द पिरामिडल। देखो हमने अमोनिया मॉलिक्यूल देखा है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। ये जो नीचे के जो 3 है ये क्या लगे वाले, दीज आर 3 बॉन्ड पेयर। ओके, ये 3 क्या हो गए आपके, दिस 3 आर कॉल्ड द बॉन्ड पेयर्स। और ये जो है आपका, ये क्या होता है, लोन पेयर।
लोन पेयर मतलब क्या हो गया, वो एक ही न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है, एक ही इस पे, बट बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, दे आर बिटवीन टू एटम, है ना। जैसे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, वो N और H के बीच में, बट ये जो लोन पेयर है वो अकेला नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, इसका मतलब क्या हो गया, वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है, तो वो क्या करता है, बॉन्ड पेयर को नज़दीक आने नहीं देता है। सो यानी कि इनके बीच में हमेशा क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा। तो लोन पेयर हमेशा क्या करता है, रिपल्शन क्रिएट करता है। तो आपको ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना है जो इस तरह से हो, ठीक है, जिसमें कितने बॉन्ड पेयर बताए हमने, बॉन्ड पेयर विल बी 3 एंड लोन पेयर विल बी 1। ये टोटल मिला के आपका आंसर आना चाहिए 4। 4 माने कि क्या होता है, 1s एंड 3p, यानी कि sp3, ठीक है। चलिए अब आपके पास एग्जाम्पल देखो कितने आसान है। वाटर मॉलिक्यूल है, BF3 है, NH3 है और SF6 है। SF6 जो है वो ऑक्टाहाइड्रल में जाता है। अमोनिया जो है आपका ये sp3 में जाता है, यानी कि पिरामिडल, आपका जो आंसर है। BF3 जो है आपका ये जाता है sp2 में, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर। और वाटर जाता है फिर से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, बट उसका क्या होता है, आपका V शेप जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो इसके अंदर, हमेशा इन 3 स्ट्रक्चर्स को याद रखना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको 3 पॉसिबिलिटी मिलती है, एक ये वाली पॉसिबिलिटी, एक ये वाली पॉसिबिलिटी, और लास्ट में आपके पास रह गई सो ये वाली पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे कितने आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है sp3 में, जिनका हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है, तो सबकी ज्योमेट्री भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना, ज्योमेट्री भी, हाइब्रिडाइजेशन सेम मीन ज्योमेट्री सेम, बट द शेप इज़ डिफरेंट। सो मैं इन सब का जो ये रहेगा, यानी कि सबकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, बट शेप सबका अलग अलग, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, दिस इज बिलोंग टू पिरामिडल, और ये जाएगा आपका किस में, वी शेप में जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर था वो क्या रहेगा इसके लिए, अमोनिया विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सो द सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दैट सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। द करेक्ट आंसर विल बी और दिस वन, ठीक है। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है आपके, ये फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 500 ml ऑफ वाटर। आपको 4.9 ग्राम H2SO4 दिया है, कितना, 4.9 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है, और इसको आपको डिज़ोल्व करना है किसते में, 500 ml वाटर में, यानी कि आपका सॉल्वेंट है 500 ml वाटर, और 4.9 ग्राम जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। अब उसका जो नॉर्मेलिटी जो रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से, और आप इसका जो है वो आंसर भी इसमें निकाल सकते हो। आपको ऑप्शन दिए हैं 4 नॉर्मल, 0.4 नॉर्मल, देन 2 नॉर्मल एंड 0.2 नॉर्मल, ठीक है। एंड हियर इज द व्हाट आंसर फ्रॉम दिस 2 क्वेश्चंस, particularly from mole fraction. The another question is from mole fractions. I will highlight these questions for a 2 component solution containing what the component of what A and B with mole fraction x and xb. Then what is the what mole fraction of component A and B? So must be unity. Mole fraction will be what unity for any solution, for what the two solution containing 2 components. Okay, solution containing what two components where the xa plus xb is equal to what 0. Okay, so the next one is what, the question number 11, the titration between sulfuric acid and what sodium hydroxide using the phenolphthalein indicator. You know that this is a very common type of a titration that will be used, particularly you know that H2SO4 is act as acid while sodium hydroxide is a base, और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ या फिर phenolphthalein एज इंडिकेटर, तो आपका ये किस तरह का टाइट्रेशन हो जाएगा, दिस इज एन बिलोंग टू एसिड बेस टाइप ऑफ अ टाइट्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है आपका वो किस लिए यूज़ की जाती है। सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्राविमेट्रिक एनालिसिस, ऐसे आपके पास 2 टाइप्स के एनालिसिस होते हैं। सो जहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं उसका, जैसे कि ग्राविमेट्रिक किस लिए होती है, जो मास से रिलेटेड आपका होता है, हम क्वान्टिटेटिव जो है उसमें चीज़ें निकालते हैं, क्वान्टिटेटिवली क्या क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है। सो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आप क्वालिटेटिव हम टाइप का एनालिसिस को बोल सकते हैं उसको, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट द क्वालिटेटिव टाइप ऑफ व्हाट द एनालिसिस, वेयर वी कैन find out the actually what type of a diluent, what type of what solutes are present in that,
ठीक है। चलिए, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से। चलिए, द प्रोसेस इन विच impurity is deposited after the main precipitate is formed is called as। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड, तो इसका जो आंसर रहेगा आपका, दिस इज कॉल्ड एज ए पोस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे व्हाट इज द कलर ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट इन ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन। सो बेरियम सल्फेट का कलर ग्राविमेट्रिक एस्टिमेशन में कैसे होता है, बेरियम प्रेसिपिटेट का, बेरियम सल्फेट का, तो ये आपको वाइट प्रेसिपिटेट आपको बनकर बाहर मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आप ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर द क्लास ऑफ कंपाउंड विथ बोथ कंटेन विच फंक्शन ग्रुप। अब जैसे कि पूछा गया आपको क्वेश्चन यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन है नंबर 15 वाला, क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे पूछा गया है कि आपको अल्डिहाइड कीटोन्स में किस तरह का फंक्शन ग्रुप आपका होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है CO, दूसरा CN, CC और CS। CO को बोलते हैं कार्बोनाइल, जो होता है आपके अल्डिहाइड में और आपके भी किस में होता है, कीटोन में। CN होता है C+N मतलब होता है इमीन, जो कि हम अमाइन की रिएक्शन कार्बोनिल के बाद कार्बोनिल से करने के बाद हमको मिलता है। CC मतलब होते हैं देर आर ओलेफिन, और CS मतलब होता है दे आर कॉल्ड थायोकार्बोनाइल। ठीक है, तो इसमें से फिर आपका जो ऑप्शन क्या रहेगा, फिर आपका योर करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, फॉर अल्डिहाइड और कीटोन के लिए आपका क्या रहेगा, सो जिसमें आपका CO होता है। ठीक है। चलिए, प्रेडिक्ट द नेम ऑफ द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 16 पे प्रोसीड करते हैं। प्रेडिक्ट द नेम ऑफ दिस फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें आपको क्या दिया गया है और आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको नाम इस रिएक्शन का बताना है। देखिए, दो हमने कार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्ट किया है, एक है आपका बेंजाल्डिहाइड और एक है फॉर्माल्डिहाइड। जब दो अल्डिहाइड रिएक्ट होते हैं तो आपको एक मिला है सोडियम फॉर्मेट मिला है और बेंजिल अल्कोहल मिला है। ठीक है, तो हमने जैसे कि अभी तक पढ़ा है कार्बोनिल केमिस्ट्री में, एक क्या लिया था आपने, सो एक बेंजाल्डिहाइड लिया है आपने, दिस इज व्हाट COH, और एक आपने लिया है फॉर्माल्डिहाइड। देखिए, तो मेन केमिस्ट्री इन दोनों रिएक्शंस के लिए क्या हो सकती है कि इन दोनों भी रिएक्टेंट में क्या नहीं है आपके पास, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो नो अल्फा हाइड्रोजन। इफ़ अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो ये कैनिजोरी रिएक्शन जा सकता है आपका, और इसमें रिएजेंट भी आपको स्पेसिफिक दिया है, 50% NaOH दिया है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। फिर जो आपका फॉर्माल्डिहाइड है उसका क्या हो गया, उसका कन्वर्शन हो गया फॉर्मिक एसिड में, और फॉर्मेट में बोलेंगे इसका ONA में, और आपका जो बेंजाल्डिहाइड था उसका कन्वर्शन किस में हो गया, उसका कन्वर्शन हो गया आपके बेंजिल अल्कोहल में। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, और ये हो गया आपका, दिस इज ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, दिस इज रिड्यूस प्रोडक्ट, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो हमको इस तरह से इसका मैकेनिज्म देखना था। तो ये रिएक्शन कैसे होती होगी, सो हाउ दिस रिएक्शन विल बी प्रोसीड। तो जैसे कि OH नेगेटिव है इसमें आपका, OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और वो इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्ट होता है पहले। ठीक है, मतलब जैसे कि आप मैकेनिज्म आगे इसका देखना चाहोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए HCOH है ना आपका ये वाला, तो इस पर हमने क्या किया, OH नेगेटिव की रिएक्शंस की है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अटैक करेगा इस तरह से, और ये आपका बॉन्ड ओपन होगा किधर, ऑक्सीजन की तरफ। क्या बनेगा आपको यहाँ पे, दिस इज HO नेगेटिव, ये H रहा आपका, और ये आपका OH रहा। ठीक है, तो इस तरह से बना। फिर से हम क्या करते हैं, इसमें बेस ऐड करते हैं। बेस मतलब ये NaOH है आपका, तो बेस का ही काम करेगा। तो ये क्या करता है, फिर से प्रोटॉन निकाल लेता है। कहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, ये प्रोटॉन निकालेगा आपके ऑक्सीजन से, यानी कि आपका सेकंड स्टेप ये होता है, और ये नेगेटिव चार्ज फिर से जनरेट हो गया। अब देखो, डाई एनायन बनता है इसमें, और ये डाई एनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और वो रिएक्ट होता है आपके सेकेंड मॉलिक्यूल पे, यानी कि इस पर। ठीक है, चलिए देखो किस तरह से मैकेनिज्म इसका होता है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नेगेटिव चार्ज इसमें से कोई भी एक रिस्टोर होगा इस पर, और वाया हाइड्रेट आयन, वाया किसके साथ, देखो ये H के इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, मतलब H नेगेटिव आयन जा रहा है वहाँ पे, और वो रिएक्ट होगा आपके नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल पे, और जिस वजह से आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या रहेगा आपका, देखो O नेगेटिव, ये H, ये अभी आए वाला H है आपका, और ये आपको मिला, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शंस का आपका, देखो H डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, ये बना आपका। अब क्या हो जाएगा, अब इसकी इसमें हम प्रोटोनेशन करेंगे, तो प्रोटोनेशन हो जाएगा तो आपका क्या होना चाहिए, सो H, हाँ यहाँ पे आपका क्या बनेगा, इसका बनेगा बेंजिल अल्कोहल प्रोटोनेशन करने के बाद, यानी कि ये, और इसका बनेगा आपका एसिड। तो पहले सॉल्ट बनेगा,
फिर उसके बाद उसका पैसिड करोगे, हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे वाला। तो ये रिएक्शन है आपकी, दैट इज कॉल्ड एज ए कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो क्या रहेगा आपका, कैनिज़ेरो रिएक्शन, नॉट द रोज़नमंड, नॉट द रिफॉर्मेंट्स्की, नॉट द क्रॉस कैनिज़ेरो। हाँ, इसको हम ये बोल सकते हैं, सो दिस इज क्रॉस कैनिज़ेरो बोल सकते हैं आप। क्रॉस कैनिज़ेरो का मतलब क्या होता है, हाँ यहाँ पे आप इसको एक एडिशन में डाल सकते हैं। हाँ, करेक्ट आंसर आपका यही रहेगा। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं उसको अपन क्रॉस बोल सकते हैं। आप इसमें सिंपल रिएक्शन सेम है, बट हमने अगर दो फॉर्माल्डिहाइड लिए होते तो रिएक्शन आपकी सिंपल कैनिज़ेरो चले जाती, या आप सिंपल बेंजाल्डिहाइड दो ले लो तो आप सिंपल हो जाएगी, लेकिन आपने दो अलग अलग यूज़ किए, इस वजह से वो रिएक्शन आपकी क्रॉस में जाएगी। ठीक है, चलिए, सो आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बताता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का नाम क्या है, बहुत सारे रिएक्टेंट आपको दिए गए यहाँ पे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये बहुत वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। देखो, इसको बोलते हैं अल्फ़ा हेलो एस्टर। ये COO ग्रुप क्या इंडिकेट करता है, दिस इज एस्टर, ठीक है। और इसके अल्फ़ा, दिस इज अल्फ़ा कार्बन, है ना, अल्फ़ा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल। तो ये हेलोजन लगा हुआ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अल्फ़ा हेलो एस्टर। और अल्फ़ा हेलो एस्टर की रिएक्शन जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ होती है, ये कौन है आपका, एसिटाल्डिहाइड, तो इसको हम लिखेंगे अल्डिहाइड। अल्फ़ा हेलो एस्टर की रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक की रिएक्शन हो गई, जहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, और हमको क्या मिला है, ये OH होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे अल्फ़ा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा पे कौन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और आपका जैसे कि वैसा एस्टर है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिमेंबर, ठीक है, परकिन इज डिफरेंट, रोज़नमंड इज डिफरेंट, कैनिज़ेरो इज डिफरेंट, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 17 इज ए। ओके, नाउ प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये भी आपकी। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछा है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन आपकी जाती है मल्टी कंपोनेंट में। मल्टी कंपोनेंट, इसका मतलब क्या होता है, मल्टी कंपोनेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे 2 से 3 से ज़्यादा सबस्ट्रेट हमने यूज़ किए। देखो, एक है आपका एसिटोफिनोन, दूसरा है अल्डिहाइड, तीसरा है सेकेंडरी अमीन, और चौथा है आपका एसिड। तो इन सबको जब हम मिलाते हैं ना, तो आपको मिलता है प्रोडक्ट अल्फ़ा अमाइनो। देखो, ये CH2 आपको क्या करना है, देखो किस तरह से कनेक्टिविटी यहाँ पे हुई है, आपको कैसे आसानी से मैं बताऊंगा ये कैसे निकालते हैं। देखो, ये वाला कार्बन आपको इसके साथ जोड़ना है, जोड़ दिया आपने, और ये वाला कार्बन आपको इसके साथ जोड़ना है। देखो क्या क्या जोड़ दिया फिर हमने, देखो C6H5CO, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, CH2 लिखूंगा। ये देखो पहला पार्टनर हो गया, ठीक है। अभी दूसरा पार्टनर क्या है तुम्हारा, अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड को भी आप यहाँ पे CH2 बना दो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन और आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, समझ लो इसमें से, ठीक है। अब ये हो गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसमें अल्डिहाइड का भी काम हो गया, अब उसमें लगा देंगे नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आप लगा देना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ लेकिन क्या क्या लगा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे वाले। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस रिएक्शन में हमने, ये अल्फ़ा पोजीशन है, अल्फ़ा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और साथ में अमाइन लगा दिया, तो इसको बोलते हैं अपन अल्फ़ा अमाइनेशन। क्या बोलेंगे इसको अपन, अल्फ़ा अमाइनेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये मल्टी कंपाउंड में जाती है, और इसका जो आंसर रहेगा आप आसानी से निकाल सकते हैं अभी, ठीक है। तो आपको C6H5CO, CH2 ओके, और NMe3 निकालना। देखो, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन लगभग सेम है, बट वहाँ पे हाइड्रोजन है, वहाँ पे आपका CH3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा फिर, दिस विल बी द व्हाट करेक्ट आंसर। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो कार्बोनिल ग्रुप के आपको अल्फ़ा पोजीशन पे CH2 और NMe2 लगा देना है, सिंपल हो गया, बाकी तो कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए मैनिच रिएक्शन। क्या नाम है इस रिएक्शन का, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए मैनिच रिएक्शन। तो ये मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये, मल्टी कंपोनेंट का। ओके, चलिए, ओके चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन
एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोनिल ग्रुप इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। अब देखो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं एमपीवी रिडक्शन में। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का नाम जो है ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इट इज़ अ रिएजेंट दैट विल बी कन्वर्ट्स कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्कोहल। कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको? कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्कोहल। ठीक है, तो ये वाला जो रिएजेंट है हम यूज़ करते हैं और इसको बोला जाता है एमपीवी रिडक्शन। ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? दिस। चलिए नेक्स्ट है आपको लिखना ये है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अ बेंजोइक एसिड। क्या था आपका क्वेश्चन? करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके पास जो एसिड आपको दिए हैं, ठीक है, तो इस केस में आपका सबसे पहला ज़्यादा एसिडिक कौन रहेगा, उसके बाद दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं उसका पीके वैल्यू, और पीके जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? एसिडिटी के साथ में। ठीक है, तो ये भी एक कंसेप्ट आप अगर याद रखते या लगाते तो इट विल बी गुड। या फिर हम बोलेंगे कि जो विड्रॉइंग ज़्यादा रहेगा वो आपका एसिडिटी ज़्यादा दिखाएगा उसके अंदर। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आएगा? यहाँ पे जो पीके वैल्यू होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे। अगर हम आर्थो और पैरा को कंपेयर करते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी में अगर कंपेयर करते हैं तो पैरा हाइड्रोक्सी वाला जो है वो आसानी से ज़्यादा एसिडिक रहेगा कंपेयर टू आर्थो से। क्योंकि आर्थो में क्या होता है, आर्थो के केस में यानी कि देखो आर्थो का क्या प्रॉब्लम है, आर्थो के केस में आपके पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये इसके वजह से आपका हाइड्रोजन जो है एंगेज हो जाएगा, जाएगा नहीं बाहर। तो आप उस हिसाब से आप देखो यहाँ पे आर्थो का सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, उस हिसाब से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसमें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको वहाँ पे अप्लाई करते आना चाहिए। तो एक बात याद रखना कि आर्थो का जो है वो कम होगा पैरा से। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ के निकालिए जहाँ पे आर्थो का ज़्यादा दिया हुआ है। देखो ये वाला, तो ये हो गया नेग्लेक्ट आपका ऑप्शन। ठीक है, इसको हटा दो। उसके बाद और देखो आर्थो पैरा में कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे, इसको भी आप हटा सकते हैं यहाँ पे। और कहाँ पे दिया है, और देखो आर्थो का कहीं पे दिया है क्या? हाँ, ये भी आपका हट जाएगा। सो वेरी सिंपल हो गया, तीनों को तो हमने हटा दिया। क्योंकि पीके जो है ना आर्थो के लिए कितना होता है? आर्थो के लिए पीके होता है 13। किसके लिए? आर्थो के लिए, आर्थो बेंजोइक एसिड के लिए होता है पीके 13, और पैरा के लिए होता है पीके आपका 9। पैरा के लिए कितना हो गया आपका? 9। तो ऑब्वियसली जिसका पीके कम वो उतना ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं सपोज, तो आपको क्या करना है, ऑर्डर आपको बतानी है कि ज़्यादा एसिडिक कौन रहेगा। सो यहाँ पे एसिडिटी अगर आप डिसाइड करते हैं तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए? सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर दैट एसिडिटी ऑफ दैट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एसिडिटी आइडेंटिफाई करनी है। तो पहले हमने जो कंसेप्ट आपको बताया था उसी हिसाब से आप जाएंगे यहाँ पे। सो चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। चलिए फिर से मैं आपको थोड़ा सा वापस इस क्वेश्चन का आंसर दिलाता हूँ। आर्थो ज़्यादा रहना चाहिए, सो दिस इज़ करेक्ट। हाँ, ओके, आर्थो बेंजोइक एसिड जो है वो आपका ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि इसने क्या किया है, हाइड्रोजन दे दिया और फिर एंगेज हो गया आपका। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आपका बन गया ना यहाँ पे। तो आर्थो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसका पीके होता है कितना आपका? 2.98 आर्थो वाले का। उसके बाद जाएगा कौन आपका? मेटा वाला। मेटा वाला कौन? मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसका पीके होता है कितना आपका? 4.08। ठीक है, उसके बाद जाएगा आपका सिंपल बेंजोइक एसिड, यानी कि जिसका पीके है 4.19, और लास्ट में आपका जाएगा कौन? पैरा वाला, जिसका पीके होता है 4.5। अब देखिए अगर हम इसको रिलेट करते हैं पीके के साथ में तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत हो गई थी थोड़ी सी, अब मैंने वापस से आपको रिजॉल्व किया है। तो जिसका पीके सबसे कम उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा, तो 2.98, 4.08, 4.19 एंड 4.58। ठीक है, इस तरह से आपका वो आंसर बी आपका करेक्ट है। चलिए, विच इज़ अ पॉपुलर रिएजेंट यूज टू कैरी आउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन या टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। तो आपको एसिड का कन्वर्शन किस में करना है? एसिड क्लोराइड में करना है। तो सिंपल सा रिएजेंट एक ही दिया है, देखो सिंपल सी बात है, COOH का कन्वर्शन Cl में करना है, तो आपके पास Cl वाला तो कोई है नहीं,
तो ये H2Na क्या करता है, रिडक्शन करता है, Br2 ब्रोमिनेशन करता है, KOH आपका बेस है, तो Br2 से भी कुछ नहीं होगा, ना H2Na से कुछ होगा, ना आपका KOH से कुछ होगा। सो सिंपली ये बोल सकते हैं कि वो आपका PCl5 है, जो आपका क्लोरिनेटिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, द एन ब्यूटेन मॉलिक्यूल शो विच टाइप ऑफ अ आइसोमेरिज्म। अब एन ब्यूटेन में कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, नो वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो आप एन ब्यूटेन को इस तरह से लिख सकते हैं, एन ब्यूटेन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप में तो नहीं जाएगा, पोजीशन में भी नहीं जाएगा आपका, ये जाएगा आपका चेन आइसोमेरिज्म में। ठीक है, सो दीज आर द बेसिकली द चेन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है क्या, नहीं है, सिंपल हाइड्रोकार्बन ही है वो तो। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट, CH3CH2OH। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में CH3CH2OH दिया हुआ है और CH3OCH3 दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल रहेगा, कौन सा, किस टाइप के एग्जाम्पल है ये? तो ये एग्जाम्पल जो है ये जाते हैं आपके किसमें, फंक्शनल ग्रुप में, क्योंकि ये चेन का एग्जाम्पल नहीं है, ना ही ये एग्जाम्पल आपका ज्योमेट्री का आइसोमर है, ना ही ये पोजिशन आइसोमर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो ये वाला जो है 23 है, उसका आंसर क्या रहेगा आपका, इट इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टार्टारिक एसिड। तो अभी टार्टारिक एसिड जो है वो कैसे है, ठीक है। सो अगर हम टार्टारिक एसिड के बारे में बात करेंगे अब, तो टार्टारिक एसिड का पहले स्ट्रक्चर निकालो, दिस इज CO2H, ठीक है, नीचे भी आपका CO2H रहेगा, ये इसका फिशर मॉलिक्यूल है, इसका कौन सा मॉडल है ये, दिस इज व्हाट, फिशर। तो जैसे कि इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट रहेंगे, अगर इसका आप इस तरह से स्ट्रक्चर निकालोगे तो आपको इसमें 2 कायरल सेंटर मिलेंगे, ठीक है। कितने कायरल सेंटर मिलेंगे, देयर आर 2 कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। तो अकॉर्डिंग टू हमारे पास एक नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर निकालने का एक फार्मूला है, जिसका नाम है 2 to the power n। 2 to the power n मतलब होता है, n मतलब नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो 2 to the power n हो गया। 2 to the power n का मतलब क्या होना चाहिए, 2 to the power कितना आएगा आपका, 2 आएगा। यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, तो आपका टोटल आइसोमर बनेंगे कितने, 4। सो टार्टरिक एसिड में क्या होता है, सॉरी यहाँ पे आपका एक ही H चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कंसिडर कर लेना इसको, दिस इज व्हाट H एंड दिस इज H। तो टार्टरिक एसिड में क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब अलग अलग आप आइसोमर निकाल सकते हैं, इसमें 4 आइसोमर्स आपको बनेंगे, इसमें से एक मीज़ो रहेगा, 2 कैसे रहेंगे, जिसका एक OH इस साइड से, एक OH इस साइड से, और एक OH इस साइड से, एक OH इस साइड से। तो ये हो गए इसके एक्टिव फॉर्म, ये हो गया आपका मीज़ो फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टार्टरिक एसिड है प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले क्या होते हैं, ऑप्टिकली क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। टार्टरिक एसिड डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड ऑप्टिकली एक्टिव। तो इसमें एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। टार्टरिक एसिड है सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये भी आपका नहीं है। टार्टरिक एसिड डज नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये भी आपका नहीं है। तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। टार्टरिक एसिड में जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और वो क्या कंपाउंड क्या रहेगा आपका, ये कंपाउंड आपके ऑप्टिकली एक्टिव रहेंगे दोनों, और ये आपका इनएक्टिव रहेगा, ठीक है, रिमेंबर दिस वन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम पहुंचे अभी 24 पे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट मॉलिक्यूल में। क्वेश्चन नंबर 25, 1,2-डाइक्लोरो इथेन मॉलिक्यूल पजेसेस। अब 1,2-डाइक्लोरो इथेन में क्या क्या टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे E वाला दिया है। अब ये एक्चुअली E कब यूज़ करते हैं हम, जब हमको E और Z कब आता है आपका, जब हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो एक्चुअली ये इसमें आपको इथेन नहीं था वहाँ पे, वो आपका इथीन होना चाहिए, 1,2-डाइक्लोरो, ठीक है। ये Cl है, ये Cl है, ठीक है। और या तो आप इसमें ये E हो गया आपका मॉलिक्यूल, और ये आपका Z हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा C2 फोल्ड में जाता है, यानी कि 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जाता है। किस में जाना चाहिए, दिस इज बिलोंग टू द 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो करेक्ट आंसर उसका वो रहेगा। तो यहाँ पे इथेन की जगह आप इसको इथीन कर दीजिएगा, ताकि वो आपका बराबर रहेगा। देन कायरल मॉलिक्यूल इज वन दैट शो। कायरल मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, जो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल
क्या होना चाहिए, एंड नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो बेसिकली व्हाट दिस वन, इसको बोलेंगे अपन 26 का। नाउ असाइन द ई एंड जेड, कैसे असाइन करते हैं, जो भी आपका ओलेफिन होता है उसका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन देखो, पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। आपको पहले कार्बन पे कितने सब्स्टिट्यूएंट दिखते हैं, 2, क्लोरीन और हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसको प्रायोरिटी देनी होती है, किसका ज़्यादा एटॉमिक नंबर रहेगा, क्लोरीन का 1 रहेगा, इसका 2। ये हो गया पहले वाले कार्बन का असाइनमेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेकंड वाले कार्बन पे देखना है कौन कौन है, हाइड्रोजन क्लोरीन, फिर से वही। तो सेकंड वाले कार्बन पे एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है, क्लोरीन का, तो पहले उसको देंगे, इसको देंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका 1 और 1 ये सेम साइड में रहेगा तो उसको बोलेंगे अपन सिस आइसोमर, और या सिस आइसोमर या जेड आइसोमर। और अगर ये अपोजिट में रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ई आइसोमर, यानी कि ट्रांस। चलिए, तो ये वाला आइसोमर क्या हो गया आपका, दिस इज ई आइसोमर। दूसरे वाले में देखते हैं अपन, वी विल सी द सेकंड। तो पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। इसको नंबरिंग कैसे देना है, असाइनमेंट कैसे करना है, क्लोरीन को पहला जाएगा, हाइड्रोजन को दूसरा जाएगा, इसको पहला जाएगा, इसको दूसरा। नाउ लुक एट दिस, if 1 on same side then it will be called as a cis, it will be called as a z isomer, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, E, और it is called as a trans isomer। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले को E लिखना है और दूसरे को क्या लिखना है, Z लिखना है। कौन सा ऑप्शन मिलता है आपका, पहला E दूसरा Z, पहला E दूसरा Z, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है 27 के लिए। चलिए, सो साइक्लोप्रोपेन में आपका CCC जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री है। तो आपको एंगल स्ट्रेन कैसे निकालना होता है, एंगल स्ट्रेन आपका आता है 24.25 के आसपास आएगा, और 24 के आसपास आपका उसका आंसर रहेगा उसका, ठीक है। चलिए, वर्क फंक्शन यानी कि क्या नाम है इसका, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है अपन किसको बोलते हैं, A इज इक्वल टू E माइनस TS। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज गिवन बाय। सो डेल E इज इक्वल टू क्या होता है वो, Q रिवर्सिबल माइनस W मैक्स, ठीक है। सो इसके लिए एक इक्वेशन भी, तो वो होता है डेल U, है ना, डेल U को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेल U इज इक्वल टू Q माइनस W। तो ये हमारा इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो डेल U होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि आपको ये है इधर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, Q क्या होता है, हीट एडेड टू द सिस्टम, और W क्या होता है, ये होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसका मतलब आपका जो आंसर जो रहेगा वो दिस विल द आंसर, ओके। सो अबाउट दैट, इस तरह से अपन देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31, तो ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप 31 और 32 देख लेना। इसमें 33 में क्या रहेगा आपका, आपको फेज रूल पता होना चाहिए, F इज इक्वल टू C माइनस P+1, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, F फेज रहेगा, C कंपोनेंट रहेगा आपका, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं इसमें, C कंपोनेंट है, P माने कौन आता है आपका, फेज होता है। चलिए, कुछ लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। चलिए, स्पॉन्टेनियस चेंज कैसे होता है, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मीन्स यूनिडायरेक्शनल, है ना, ये आपका यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए। विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज डिटरमाइन बाय, कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय यूजिंग व्हाट द ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर, है ना। ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर से हम क्या करते हैं, विस्कोसिटी डिटरमाइन करते हैं किसी भी फ्लूइड की। स्टाइलोमीटर क्या होता है, सरफेस टेंशन के लिए होता है। कंडक्टोमीटर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, और पोलरिमीटर ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्जॉर्बेंस निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, फिर वो रहेगा आपका करेक्ट आंसर आपका रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर। चलिए, अभी आपको देखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। तो ये आपको पूछा गया था न्यूमेरिकल डेटा। तो इसमें आप सरफेस टेंशन जो है किसी भी बुक में से आप चेक कर सकते हैं, एट 273 पे वो कितना होना चाहिए, ठीक है। सो 273 पे आपका सरफेस टेंशन जिसका यूनिट जो होता है वो दिया हुआ है, कौन आपको न्यूटन में से भी दिया है, nm, एंड दैट विल बी गिवन, ओके। सो options are given 7.56, then 7.56 दिया हुआ है आपको आंसर। उसके बाद अलग अलग दिए हैं 8.56, 8.6.56 एंड 9.56, ओके। सो यू कैन चेक एनी विथ रेफरेंस टू व्हाट एनी बुक, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जगह। चलिए,
नेक्स्ट आपको दिया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। जनरली व्हाट इट इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द व्हाट टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे विस्कोसिटी भी आपकी बढ़ेगी वहाँ पे। चलिए, कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजॉल्व इन VCC ऑफ वाटर, ठीक है, ml ऑफ वाटर इज नोन एज। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं और कैसे पढ़ते हैं इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोला जाता है, दैट विल डिनोटेड बाय व्हाट, लैम्डा। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है आपको, कंडक्टिविटी सेल आपको निकालना है। यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल का दिया है 0.1 मोलर 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन दिया है, जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी है कितनी, 0.1404, और उसका टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। तो आपको रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टेंस भी दिया है 99.3, और आपको सेल कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। चलिए, सो लास्ट क्वेश्चन है आपका कोलरिस लॉ। कोलरिस लॉ जो है, कोलरिस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? कोलरिस लॉ आपने जैसे पढ़ा होगा, कोलरिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है। सो स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कोलरिस लॉ, ठीक है। तो कोलरिस लॉ का जो है बेसिकली क्या होता है कि हम लैम्बडा इन्फिनिटी निकालते हैं इसमें। लैम्बडा इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये इन्फिनिटी रहेगा आपका, सो लैम्बडा ऑफ कैटायन प्लस लैम्बडा ऑफ द एनायन, यानी कि हम उसका इंडिविजुअल का दोनों कैटायंस का क्या करते हैं, समेशन करते हैं बेसिकली, ओके। सो इसका क्या स्टेटमेंट रहेगा आपका, कोलरिस लॉ इज स्टडीड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। हम क्या करते हैं इसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस निकालते हैं for what the cations and anions. Coleridge law has studied equivalent conductance and infinite dilution for electrolyte having different cations or anions. Okay, so एक cations रहेगा आपका और एक उसमें anion होना चाहिए. So cations and what the anion. So इसमें same cation same anion ले सकते हैं। अब जैसे आपके पास KCl सॉल्यूशन है तो एक cation है और एक anion का आपका रहेगा उसके अंदर, ठीक है। So कोलरिस लॉ के हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दैट कोलरिस लॉ जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, यानी कि स्टेटमेंट का क्या होता है बेसिकली, जो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, इसलिए लैम्बडा इन्फिनिटी दिया गया है, ये हमेशा इक्वल होता है कि इसके साथ में आपका इट इज द सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ व्हाट द कैटायंस एंड एट एनायंस। सो जो भी कैटायंस आपके रहेंगे और एनायंस आपके रहेंगे उसके हिसाब से आप उसमें ले सकते हैं। सो कंडक्टिविटी जो है आपकी आप यहाँ पे बता सकते हैं बेसिकली ऑन द बेस ऑफ इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो एक कैटायन और एक एनायन होना चाहिए आपका, तो सेम कैटायन सेम एनायन भी हो सकता है इसके लिए, ठीक है। और आप यहाँ पे डिफरेंट कैटायन और डिफरेंट एनायन, ये भी थोड़ा सा इसमें, सो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये रहा आपका पूरा पेपर जो रिसेंटली हुआ था, इसलिए ठीक है। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये कंटेंट जो है सेटिस्फाइड लगता है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ।